Hello everyone, let's start our today's discussion. I hope you all remember that in our previous class हमने एडवांस टैक्सेशन के कोर्स से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करी थी. इन आर टुडेज क्लास हम डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे और हम अपने कोर्स से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर पर बात स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स. बट आज की क्लास की डिटेल में जाने से पहले एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने प्रीवियस इंट्रोडक्टरी क्लास में क्या बात करी थी. देखिए, यही हमारी अप्रोच रहेगी थ्रू आउट द कोर्स कि हम हमेशा हर नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस क्लास का एक क्विक रिव्यू लिया करेंगे ताकि चीजें आपस में कनेक्ट हो सके. प्रीवियस क्लास जो कि एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी अबाउट द कोर्स, हमने सबसे पहले ये बात करी कि एडवांस टैक्सेशन का सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में क्यों ऑप्ट करना चाहिए. हमने इसके पास रेट पर बात करी, इसके प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव पर बात करी, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज पर बात करी. ये सब चीजें हमने सबसे पहले प्रीवियस क्लास में बात करी कि भाई हम ये सब्जेक्ट ही क्यों सेलेक्ट करें. फिर हमने कोर्स के थ्योरेटिकल और कैलकुलेशन ब्रेकअप पर बात करी, पेपर स्ट्रक्चर पर बहुत डिटेल्ड बात हुई कि किस तरह टेक्निकल मार्क्स और प्रोफेशनल स्किल मार्क्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपके एग्जामिनर ने दिया है ताकि बच्चा टैक्सेशन की नॉलेज के साथ साथ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, जजमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स भी सीख सके. फिर उसके बाद हमने पेपर के टाइम एलोकेशन स्किल पर बात करी कि पर मार्क अब हमारे पास एडिशनल मिनट्स अवेलेबल हैं क्योंकि हम हर टेक्निकल मार्क को प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव में कवर करते हैं. कोर्स आउटलाइन पर बात करी, इंडिविजुअल टैक्सेशन, कंपनीज की टैक्सेशन एंड देन स्मॉल एरियाज जिसमें वैट वगैरह के एरियाज हैं, स्टडी अप्रोच, स्टडी रिसोर्सेज, ये सारी बातें हमने प्रीवियस क्लास में करी जो कि हमारी इस कोर्स से रिलेटेड एक इनिशियल डिस्कशन थी, तफसीली बात हुई. आज की क्लास में बेटा हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स. बेटा लास्ट क्लास में जब हमने कोर्स आउटलाइन पढ़ी तो हमने देखा कि हमारे कोर्स का बहुत बड़ा कंपोनेंट है इंडिविजुअल्स की टैक्सेशन, इंसानों के टैक्सेस. कि एक इंडिविजुअल नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, ट्रेडिंग इनकम, रेंटल्स कमा रहा है, तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम जिनसे आपने पैसा कमाया है ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, तो इनकम टैक्स रिटर्न में किस तरह क्लासिफाई होंगी, रेट्स ऑफ टैक्सेशन क्या होंगे, ये सारी चीजें आज की क्लास में पढ़ेंगे. बेटा मेरी अप्रोच बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग को आज की क्लास में ये आइडिया हो जाएगा. आप देखो बेटा, सबसे पहले मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तफसील से और फिर फौरन से हम छोटे छोटे प्रैक्टिस क्वेश्चन करना शुरू हो जाएंगे ताकि जो पढ़ा है वो अप्लाई करना शुरू कर दें. ऐसे मैं इस कोर्स के अंदर 300 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, वेरी डिटेल्ड कवरेज. आप लोगों से क्या रिक्वायर्ड है, आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, आपसे एक्सपेक्टेड है पेशेंस, सब्र और कंसंट्रेशन. और से सुनते जाओ, कॉपी कुछ भी नहीं करना. ये सारी पीडीएफ फाइल्स लगा दी है मैंने, इन्हें डाउनलोड करो, प्रिंट कर लो. बस जब मैं आपको बोलूं ना कि बेटा आप रिकॉर्डिंग को पॉज करके इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, तो वो आपने खुद से करना है. बाकी सिर्फ सुनना है, बातों को सुनो, एनालाइज करो, अपने पास एक कैलकुलेटर रखो, जो चीजें मैं कर रहा हूं उन्हें कैलकुलेट करते जाओ, समझते जाओ. बिलीव मी, एक एक चीज समझ आएगी. जाहिर है पहला चैप्टर है, पहली क्लास है, तो गौर से सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है. बेटा अब हम यूके टैक्सेशन के अंदर जब एक इंडिविजुअल के बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न की बात करते हैं तो किस तरह से चलता है, गौर से सुनो. देखो बेटा, हर मुल्क में एक टैक्स ईयर होता है. टैक्स ईयर क्या होता है, एक ऐसा 12 मंथ्स पीरियड जिसमें आपने जो भी कमाया है उसके ऊपर फिर टैक्स रिटर्न बनेगा, टैक्स कैलकुलेशन सबमिट होंगी. तो इसी तरह यूके का भी टैक्स ईयर है. यूके का टैक्स ईयर रन करता है, मैंने प्रीवियस ओरिएंटेशन में भी बताया था, फ्रॉम 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल. 6 अप्रैल को शुरू होता है और 5 अप्रैल को एंड होता है. सही बेटा, ये यूके के हिस्ट्री से चलता हुआ आ रही है डेट्स, तो ये आज तक फॉलो होती है. अब बच्चा बोलता है सर ये 5 दिन की क्या लॉजिक है, तो बेटा यूके के अंदर हिस्टोरिकली किंग्स ने एडजस्ट किया, फिर पार्लियामेंट्स ने एडजस्ट किया और फिर ये डेडलाइन सेट हो गई. सही, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर हम इसे राउंड ऑफ करके यूज कर लेते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च. सही, लेकिन अगर कोई मुझे बोले भाई एक्चुअल फिस्कल ईयर क्या है, तो वो है 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल. सही. अच्छा, हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं बेटा ये है फाइनेंस एक्ट 2025 जिसे हम टैक्स ईयर 25-26 बोलते हैं.
अच्छा, टैक्स ईयर 25-26 जो एंड हो रहा है 5 अप्रैल 26 पे, इसकी टैक्स फाइलिंग्स 2027 तक चलेंगी। क्योंकि हमेशा याद रखना, पहले टैक्स ईयर एंड होगा, फिर रिटर्न फाइल होना शुरू होंगे। तभी ये जो कोर्स आप पढ़ रहे हो बेटा, ये वैलिड है फॉर एग्जाम्स टिल मार्च 27 अटेम्प्ट। मार्च 2027 तक की अटेम्प्ट के लिए कोर्स वैलिड है। जून 26 से शुरू हो रहा है और मार्च 27 की अटेम्प्ट तक ये कोर्स वैलिड रहेगा। ये सब चीजें आगे तफसील से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सब्र से सुनो। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एक बेसिक इनकम टैक्स। एक इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर जितना भी पैसा कमा रहा है, टैक्स ईयर क्या है भाई, 6 अप्रैल पर शुरू हो रहा है और 5 अप्रैल पर एंड हो रहा है। तो समझ लो बेटा, हम पढ़ रहे हैं फाइनेंस एक्ट 25। तो जो हमारा टैक्स ईयर है बेटा, ये है 6 अप्रैल 25 से 5 अप्रैल 26 तक। इस 12 महीने में आपने जितना भी पैसा कमाया है, चाहे एम्प्लॉयमेंट से, चाहे ट्रेड से, चाहे रेंटल से, चाहे इंटरेस्ट इनकम से, चाहे डिविडेंड इनकम से, ये सब एक जगह जमा कर लो। बेटा आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यूके में नहीं रहते, अपने अपने मुल्कों में रहते हैं, कोई पाकिस्तान में, कोई इंडिया में। बेटा मुल्क में हम अपना अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं ना। जैसे पाकिस्तान का जो टैक्स ईयर है वो 30 जून है, हमारा टैक्स ईयर 1 जुलाई टू 30 जून चलता है। यूके का टैक्स ईयर क्या है बेटा, 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल। क्योंकि हम यूके का एडवांस टैक्स पढ़ रहे हैं, तो यूके के टैक्स ईयर को अब याद रखना है। बेटा पूरे साल में आपने जितनी भी इनकम्स अर्न करी है, उन तमाम इनकम्स को एक जगह लिख लो, और अब टैक्स पर्पस के लिए बेटा उन्हें 3 हेड्स में डिवाइड किया जाता है। क्योंकि यूके इनकम टैक्स ने 3 तरह के टैक्स रेट्स डिफाइन किए, 3 तरह के स्लैब्स डिफाइन किए। तो आपने ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर जितनी भी इनकम्स कमाई है, चाहे फिर एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, रेंटल, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, जितनी भी इनकम्स कमाई वो सब पहले तो याद होनी चाहिए। अगर भूल गए तो टैक्स चोरी हो जाएगी, तो याद रखना है। और अब उन इनकम्स को बेटा 3 हेड्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक हेड है बेटा जिसे हम कहते हैं नॉन सेविंग इनकम या नॉर्मल इनकम्स का हेड। नॉन सेविंग इनकम या नॉर्मल इनकम्स का हेड, जिसमें हम नॉर्मल सारी इनकम्स पुट करते हैं, एक्सेप्ट 2 चीजों के। इंटरेस्ट इनकम के, उसे पुट किया जाता है सेविंग इनकम के हेड में, और डिविडेंड इनकम जो कि हमें कंपनी से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है। तो समझ लो कि यूके इनकम टैक्स पर्पस, और से यूके के इनकम टैक्स पर्पस के लिए एक इंसान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर कब शुरू हुआ, 6 अप्रैल पर, खत्म कब होगा, 5 अप्रैल। हम पढ़ रहे हैं टैक्स ईयर 2025, तो ये शुरू होता है 6 अप्रैल 6 अप्रैल 2025 पर और एंड होता है 5 अप्रैल 2026 पर। इस 12 महीने में जितनी भी इनकम्स कमाई है वो याद रखनी है, और उन्हें 3 हेड्स में डिवाइड कर देंगे। नॉन सेविंग इनकम नॉर्मल इनकम से, सही। अच्छा बेटा, सेविंग इनकम असल में इंटरेस्ट है, तो उसे अलग कर दिया और बाकी को बोल दिया नॉन सेविंग। एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, रेंटल इनकम, कोई पेंशन फंड से इनकम आ रही है, ये नॉन सेविंग नॉर्मल इनकम। फिर सेविंग इनकम इंटरेस्ट, जो बैंक से इंटरेस्ट आ रहे हैं, या अगर कोई और किसी किस्म के लोन नोट्स रखे हुए, और डिविडेंड जो आपको कंपनी से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है। बेटा ये 3 हेड बना दिए, तीनों के टैक्स रेट अलग अलग। बेटा क्योंकि जो आपको डिविडेंड मिलता है वो प्रॉफिट कंपनी में भी तो एक बार पहले टैक्स हुआ होता है, कॉर्पोरेट टैक्सेस। जब कंपनी कमाती है तो उसने भी टैक्स दिया होता है, फिर जब आपको डिविडेंड मिलता है तो दोबारा से टैक्स हो रहा होता है। तो इसलिए डिविडेंड इनकम का टैक्स रेट बाकियों से अलग होता है, उसको इसलिए अलग कैटेगरी में रखा गया। फिर एक कैटेगरी इंटरेस्ट इनकम रखी गई, सेविंग इनकम, और एक कैटेगरी रखी गई बेटा नॉन सेविंग, जो कि नॉर्मल इनकम से। यानी समझ लो कि इंटरेस्ट और डिविडेंड के अलावा बाकी जो भी हो सब नॉन सेविंग के डब्बे में जाए। अच्छा एक बात बोलूंगा, सर समझ थोड़ा कैसे अच्छा आएगा, चीजें पक्की कैसे होंगी? बेटा पहली क्लास है, नया सब्जेक्ट है, पेशेंस। सिर्फ इतना सा पढ़ाऊंगा आज की क्लास में टोटल, और पता है क्या कराऊंगा, फिर इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि दिमाग में चीजें बैठे, समझ आए। आपको थ्रू आउट द क्लास पेशेंस के साथ मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। बिलीव मी, क्लास के एंड में जब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी ना, मैं क्लास एंड नहीं करूंगा, मैं इतना रिपीट करूंगा।
आप सब लोग मैसेज पे बोलते हो कि सर यस हो गया, डन डन डन, तो बेटा मैं क्लास एंड करता हूँ। बेशक रिकॉर्डेड क्लास है, सही, लेकिन बच्चों का फीडबैक हमारे लिए बहुत असेंशियल है। सो बेटा इनकम अर्नड बाय इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर इज क्लासिफाइड इन 3 हेड्स। नॉन सेविंग जो कि नॉर्मल इनकम से डिफॉल्ट, सेविंग यानी इंटरेस्ट इनकम, और डिविडेंड जो कंपनी की प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा अब नॉन सेविंग में क्या क्या आ जाता है? तो जवाब मिला ऑल इनकम्स, हर तरह की इनकम एक्सेप्ट इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सेप्ट डिविडेंड इनकम। बेटा इसमें आपकी इंप्लॉयमेंट इनकम आ जाती है अगर आप कहीं जॉब करके पैसा कमा रहे हो। बेटा आपकी ट्रेडिंग इनकम आ जाती है अगर आपका अपना सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है, नॉट अ कंपनी। कंपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है, आपको पता है। सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप के फॉर्म में अगर ट्रेडिंग इनकम आ रही है, रेंटल इनकम्स जो प्रॉपर्टी इनकम्स होती हैं, रीट रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनकम। सर ये क्या होती है? बेटा पेशेंस, ये देखो ये आएगा ये टॉपिक, ये सब पढ़ेंगे, सही। अभी के लिए थोड़ा सा बता दूं, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है बेटा? ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो लोगों से पैसा एक्यूमुलेट करके प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यानी आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप इस म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इधर से भी इनकम मिलती है। आज ही पढ़ेंगे, आज की क्लास का ये टॉपिक है। फिर एक ट्रस्ट इनकम आती है बेटा, जैसे माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए ट्रस्ट वगैरह बना दिए, डोनर, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी, ये भी आएगा। सर ट्रस्ट इनकम पढ़ेंगे जी बेटा, ये देखो कोर्स में आगे बढ़ेंगे ना बेटा, तो ये सारी बेटा आपके पास ट्रस्ट इनकम के मसाइल आएंगे, एक एक मसला आएगा बेटा। यानी इवन आप अभी समझ लो कि ये जो मैं इंप्लॉयमेंट इनकम बोल रहा हूं, ट्रेडिंग इनकम बोल रहा हूं, ये सभी पूरे पूरे चैप्टर हैं। अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन दिखा रहा हूं, एक रिटर्न नजर कैसे आता है। एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अगर म्यूचुअल फंड से पैसा आ रहा है, ऐसे म्यूचुअल फंड जो प्रॉपर्टी मार्केट वाले, बात होगी आगे इस पर, तफसीली बात होगी। अगर आप किसी नॉर्मल ट्रस्ट के बेनिफिशियरी हो, क्या होता है ट्रस्ट, बेनिफिशियरी कौन होता है, सब आगे पढ़ेंगे। अगर आप बूढ़े हो गए हो, पेंशन फंड से इनकम आ रही है आपके पास, बुढ़ापे में पेंशन फंड से भी तो पैसे आएंगे, पेंशन फंड भी तो हर साल बेटा अपने इन्वेस्टर्स को पैसा देता है, तो ये सब आ जाता है किस कैटेगरी में? नॉन सेविंग में, नॉर्मल में। इंटरेस्ट इनकम है सीधा सेविंग में जाएगी, और डिविडेंड इनकम डिविडेंड के हेड में जाएगा। सर ये ट्रस्ट को मैं देख रहा हूं कि डिविडेंड के हेड में भी नजर आ रहा है, यहां भी नजर आ रहा है, ऐसा क्यों है बेटा? ये सब चीजें आगे खुद ओपन कराऊंगा, अभी के लिए परेशान नहीं होना है। ट्रस्ट इनकम कभी कभार सेविंग इनकम भी बनती है, ये सब कैसे होता है, क्या होता है, सब आगे ओपन कराऊंगा। आज पहली क्लास है, आज सिर्फ दिखा रहा हूं कि इनकम को क्लासिफाई कैसे करते हैं। बेटा एक इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर जितनी भी इनकम्स कमाता है, उन्हें वो 3 हेड्स में क्लासिफाई कर देता है। नॉन सेविंग जो कि नॉर्मल इनकम्स का हेड है, आपकी नॉर्मल जितनी भी इनकम्स आ रही है बेटा वो नॉन सेविंग के हेड में चली जाएंगी। एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, रेंटल, अगर किसी ट्रस्ट के बेनिफिशियरी हो, किसी म्यूचुअल फंड से रिटर्न आ रहा है, जो रियल स्टेट वाले, सही, वो सब चीजें बेटा नॉन सेविंग में आ गई। इंटरेस्ट इनकम है सेविंग में चली जाएगी, और बेटा डिविडेंड अगर कंपनी से आ रहे हैं तो अपने अलग हेड में चले जाएंगे। सर इन हेड्स के रेट ऑफ टैक्स क्या होते हैं? रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट इनकम क्या होती है? पेंशन इनकम क्या होती है? सब आहिस्ता आहिस्ता है, सही है भाई, जल्दी नहीं करनी, बस समझ लो ऐसे इनकम्स को भी क्लासिफाई करा है, और इसमें सिर्फ इतना समझाया है कि ऑल इनकम्स आर नॉन सेविंग एक्सेप्ट द इंटरेस्ट इनकम विच गोज इन हेड ऑफ सेविंग, एंड एक्सेप्ट डिविडेंड इनकम जो आपको कंपनी से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, वो डिविडेंड के हेड में जाती है, सही। बाकी इसके तफसीली मसाइल आगे आएंगे। बेटा सबको ऐड कर ले तो टोटल इनकम आ गई, सबको ऐड कर ले तो क्या आ गई? टोटल इनकम, इनकम का सम आ गया। अब इसमें से लेस करोगे पर्सनल अलाउंस। बेटा पर्सनल अलाउंस एक ऐसा अमाउंट है, आपकी इनकम का एक ऐसा अमाउंट है जिस पर टैक्स नहीं लगता। यानी आप समझ लो बेटा हर मुल्क में होता है कि ये एक बेसिक स्लैब है, समझो एक स्टार्टिंग स्लैब है जिस पर टैक्स नहीं लगता। तो यूके के अंदर ये अमाउंट है 12570 इस टैक्स के लिए, फाइनेंस एक्ट 2025 के लिए। अच्छा अच्छी बात ये बेटा कि इनकम टैक्स रिटर्न में
लास्ट फाइनेंस एक्ट से इस फाइनेंस एक्ट में कोई चेंज नहीं आया। तो अगर किसी बच्चे ने लास्ट ईयर का कोर्स पढ़ा हुआ है, क्योंकि कितने बच्चे रिपीट भी कर रहे होते हैं, तो बेटा इनकम टैक्स के चैप्टर में टेंशन की कोई बात नहीं है। सिर्फ फाइनेंस एक्ट 24 की जगह 25 हो गया, इनकम टैक्स में कोई छेड़छाड़ी नहीं हुई। तो बेटा पर्सनल अलाउंस 12570 लेस करते हैं तो ये आ जाती है टैक्सेबल इनकम। सर ये नॉन सेविंग से लेस करती है, सेविंग या डिविडेंड से भी कर सकते हैं। बेटा टोटल 12570 पहले नॉन सेविंग से करते हैं, अगर नॉन सेविंग ना हो तो फिर सेविंग और फिर डिविडेंड। सर ऐसा क्यों? सबर, पेशेंस, प्लानिंग ऑफ पर्सनल अलाउंस पूरा टॉपिक है, इसी चैप्टर में आएगा। बेटा अभी मैं खुद चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके ओपन कर, अभी पहले मैं नॉन सेविंग के रेट पढ़ाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर सेविंग, फिर डिविडेंड, फिर उसके मसाइल, फिर नॉन सेविंग के बाद क्या पढ़ना है, फिर प्लानिंग कैसे करनी है, एक एक चीज पढ़ाई जाएगी भाई। टेंशन नहीं लेनी, पेशेंस से सुनना, सही। सो बेटा इनकम्स को 3 हेड में तोड़ा, नॉन सेविंग, सेविंग, डिविडेंड। नॉन सेविंग में क्या आ गया बेटा? ऑल इनकम्स एक्सेप्ट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, क्योंकि उनके अपने अपने हेड हैं, सही। इनकम्स को क्लासिफाई किया, टोटल इनकम आई, पर्सनल अलाउंस 12570 लेस किया, टैक्सेबल इनकम। अच्छा बेटा ये जो पर्सनल अलाउंस है, टैक्स रेट्स हैं, पेपर में गिवन होते हैं। पेपर में एक डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा टैक्स के पेपर में जिसे बोलते हैं टैक्स रेट शीट। तो सारे टैक्स रेट्स एग्जामिनर आपको प्रोवाइड कर देता है। वैसे तो आपको रेट्स खुद ब खुद याद हो जाएंगे, इतनी प्रैक्टिस होगी आपको याद हो जाएगा, लेकिन बेटा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन एग्जामिनर आपको पेपर में प्रोवाइड कर देता है, उसमें पर्सनल अलाउंस, टैक्स रेट ये प्रोवाइडेड होंगे एग्जाम में, सही। अच्छा टैक्स रेट क्या है बेटा? बेटा टैक्स रेट ऐसे डिजाइन किए गए कि अमीर पर टैक्स ज्यादा लगे और गरीब पर टैक्स कम लगे। बेटा अगर आप बेसिक रेट बैंड में हो, 37,700 पाउंड तक कमाते हो सालाना, ईयरली की बात होती है, तो टैक्स रेट 20% है। 37,700 पाउंड से ज्यादा कमाते हो, जैसे 50,000 कमाते हो, 60,000 कमाते हो, तो शुरू के 37,700 पर 20%, और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा है, जो एक्सेस है, उस पर बेटा 125,140 तक 40%। और अगर आप इससे भी ज्यादा कमाते हो तो फिर थर्ड स्लैब पे भी टैक्स होगा। सर ये स्लैबिंग कैसे होगी, रेट्स कैसे वर्क करेंगे? बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, तो जल्दी नहीं करनी है। मिसाल है 50,000 पाउंड की टैक्सेबल इनकम है 50,000 की, तो पहला 37,700 20% पर टैक्स हो जाएगा। पर्सनल अलाउंस लेस हो चुका है, अब टैक्सेबल इनकम की बात हो रही है, तो पहला 37,700 20% पे टैक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बचा 50,000 माइनस 37,700, जो एक्सेस बच गया वो इस बैंड में आ गया, उस पर 40% लग जाएगा। अच्छा अगर आपकी इनकम 125,140 से भी ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की इनकम 160,000 है, तो शुरू के 37,700 पर 20%, फिर 37,701 से 125 140, ये जो गैप है इस पर 40%, और उसके ऊपर जो होगा बेटा उस पर 45%। ये टैक्स रेट्स पेपर में गिवन होंगे, तो परेशान नहीं होना। पर्सनल अलाउंस क्या है बेटा? 12570 है। टैक्स ईयर जो हम पढ़ रहे हैं बेटा यूके में है वो 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल है। हमारा एग्जाम है फाइनेंस एक्ट 25, जिसमें हम फाइलिंग्स पढ़ रहे हैं 6 अप्रैल 25 टू 5 अप्रैल 26। इसे बोलते हैं बेटा 25-26 का टैक्स ईयर, और ये रेलेवेंट है फॉर द एग्जाम्स इन जून 26, सितंबर 26, दिसंबर 26 एंड मार्च 27। अभी कुछ मैसेज मुझे लाजमी करेंगे, सर टैक्स ईयर तो 5 अप्रैल 26 पे खत्म हो गया, हम जून में क्यों पेपर दे रहे हैं, आप तो पुराना कोर्स बेच रहे हैं। ओ भाई मैं वैस मिर्चा वाला हूं भाई, एक क्वार्टर में 1000 बच्चे पढ़ाता हूँ, साल में 4000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाता हूँ खाली टैक्स के। बेटा टैक्स ईयर हमेशा एक साल पीछे चलता है, टैक्स ईयर खत्म होगा 5 अप्रैल 26 को, तो टैक्स फाइल करोगे ना, पहले से कर दोगे। ये जो 25-26 का टैक्स ईयर है इसकी फाइलिंग 2027 तक चलती है। तो एग्जामिनर ने क्या किया, आपने टैक्स ईयर खत्म हो गया, अब देखो एक बच्चा जून 26 में पेपर दे रहा है, फिर वो लोगों को सर्विसेज भी बेचेगा, तो बेटा असल में आप जो सर्विसेज बेचोगे वो 25-26 के साल की बेचोगे, क्योंकि अभी उसी की फाइलिंग चल रही है ना। बेटा 5 अप्रैल 26 को टैक्स ईयर खत्म, तो अब टैक्स लॉयर का धंधा शुरू।
अब अपन टैक्स सर्विसेज बेचेंगे, लोगों को बोलेंगे लाओ बताओ अपनी इनकम, हम तुम्हारा टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो ये टैक्स रिटर्न फिर 2027 तक फाइल होता रहता है। सही। सो जून 26, सितंबर 26, दिसंबर 26 एंड मार्च 27 तक अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो दिस कोर्स इज रेलेवेंट फॉर यू। ओके, सो बेटा टैक्स ईयर 6 अप्रैल 25 टू 5 अप्रैल 26 विच इज 25-26। एग्जाम के लिए बेटा हम 5 दिन राउंड ऑफ कर सकते हैं, एग्जामिनर ने अलाउ किया हुआ है। तो 6 अप्रैल की जगह हम बोलते हैं 1 अप्रैल, और 5 अप्रैल की जगह हम बोलते हैं 31 मार्च, ताकि 5-5 दिन की इनकम प्रोरेट ना करनी पड़े। ये HMRC भी अलाउ करता है। सो बेटा एक इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, हेलो सुने भाई, एक इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर जो भी इनकम कमा रहा है उसे 3 हेड्स में तोड़ दीजिए, नॉन सेविंग, सेविंग, डिविडेंड। नॉन सेविंग ऑल इनकम्स एक्सेप्ट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड नॉन सेविंग के डब्बे में डाल दें, इंटरेस्ट सेविंग इनकम में जाएगी और डिविडेंड डिविडेंड के हेड में जाएगी। बेटा तीनों के टैक्स रेट अलग अलग हैं, क्या रेट्स हैं सब आगे आएंगे, इनकम्स के टेक्निकल मसाइल सब आगे आएंगे। याद रहे पहली क्लास है आज भाई, सही, स्टेप बाय स्टेप। टोटल इनकम आई, पर्सनल अलाउंस लेस करें, टैक्सेबल इनकम आएगी, टैक्स बैंड यूज करके टैक्स कैलकुलेट कर ले। इतनी बात सुन ली, ये नहीं बोला समझ आ गई, बोला सुन ली। हाँ, अब आओ बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं तो समझ भी आ जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं तो समझ भी आएगी। अभी सिर्फ सुनी है, अभी समझी नहीं, अभी समझाएंगे। आइए भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, मिस्टर ए हैज फॉलोइंग इनकम्स फॉर द ईयर, एम्प्लॉयमेंट इनकम 30,000, ट्रेडिंग इनकम 20,000, प्रॉपर्टी इनकम 10,000। क्या करना है सर? टैक्स पेबल निकालना है। बहुत गौर से सुनना है, बहुत गौर से सुनना है। आइए भाई बेटा, हम बना रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न। क्या बना रहे हैं बेटा? इनकम टैक्स रिटर्न। सही बेटा, सवाल में कोई इंटरेस्ट इनकम, कोई डिविडेंड इनकम नहीं है। सर क्यों नहीं है? बेटा अभी पढ़ाई नहीं है ना, पढ़ाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता खुद। सही, अच्छा बेटा, हमारे पास एक ही इनकम का हेड बनेगा, नॉन सेविंग, जो कि नॉर्मल इनकम्स है, जिसमें हमारे पास क्या नजर आई? एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है बोलो भाई? 30,000। और क्या है भाई? ट्रेडिंग। और क्या है भाई? प्रॉपर्टी। ये लो भाई, ट्रेडिंग 20,000, प्रॉपर्टी इनकम 10,000। सर ये तो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। बेटा अगर ये भी मुश्किल लग रहा है ना तो फिर आप ATX के काबिल नहीं हो। ये तो बेसिक क्लासिफाई कर रहा हूं यार, बच्चों वाला काम है भाई। चलो भाई ऐड कर लें। लो भाई, ये क्या आ गई बेटा? इसे बोलते हैं टोटल इनकम। कितनी हो गई बोलो? 30, 20 और 10 ऐड कर लो बेटा, 60,000 की टोटल इनकम हो गई। मुश्किल है? नहीं सर। ये लो भाई, पर्सनल अलाउंस। बेटा ये वैल्यू भी याद करके नहीं जानी, एग्जाम में गिवन होगी टैक्स रेट शीट में, 12570 पर्सनल अलाउंस। लेस कर लें भाई, ये लीजिए बेटा, इसे बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम वो इनकम है बेटा जिस पर आप टैक्स रेट अप्लाई करो। 60,000 माइनस 12570, 47430। बेटा अगर मैंने कुछ मुश्किल किया है तो मुझे रोक के बोल दो बेटा। बेटा मैंने सिंपल इनकम को नॉन सेविंग के हेड में डाला है क्योंकि इंटरेस्ट और डिविडेंड है नहीं। ऐड क्या है? टोटल इनकम आई है, पर्सनल अलाउंस लेस क्या है? टैक्सेबल इनकम आई है। टैक्स लगा दो बेटा, ये देख लो, ये रहे टैक्स रेट। बेसिक रेट बैंड 37,700 तक क्या रेट है बोलो यार? 20%। 37,700 तक क्या रेट है? 20%। ये लो भाई, ये टैक्सेबल इनकम आ गई बेटा। ये इसको उठा के ले जाते हैं साइड पे और इधर लगाते हैं टैक्स। नॉन सेविंग इनकम पर टैक्स लगा बेटा। शुरू के 37,700 पर 20%। बेटा कितना बना? 37,700 का 20%, 7540।
तुम्हारी टैक्सेबल इनकम कितनी है बेटा? 47,430 है। ये लो बेटा, कितना बच गया, कितना एक्सेस बच गया बेटा? क्योंकि अब वो सेकंड बैंड में आ जाएगा ना बेटा। बेटा 37,700 के ऊपर सेकंड बैंड है बेटा, 125 तक 40%। बेटा मेरी तो इनकम थी 47,430। चलो भाई 37,700 में से 47,430 लेस करते, 9,730। ये लो बेटा 40% टैक्स का रेट है, आप हायर रेट टैक्स पेयर हो। 3892, ये लीजिए भाई। बेटा इन दोनों को कर लें ऐड, 7540 और 3892, ये बनता है 11432। हो गया बेटा सवाल पूरा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हो गया इनकम टैक्स रिटर्न बेटा। ये था इनकम टैक्स रिटर्न और ये आ गया तुम्हारा टैक्स खाता। मुश्किल है बेटा। मैंने इनकम्स को उनके हेड में पुट किया, पर्सनल अलाउंस लेस किया, टैक्सेबल इनकम आई और टैक्स बैंड के मुताबिक टैक्स लगा दिया। 37,700 तक रेट है 20%। बेटा उसके बाद जितनी इनकम बच गई उसका रेट है 40%। यार आप मुझे बताओ, इट्स सो इजी। यकीन करो पूरा एटीएक्स का कोर्स ऐसा ही निकलेगा, मजेदार, इजी इजी, छोटा छोटा रूल पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। सर आगे बढ़े? नहीं 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 बेटा, इतनी आसानी से नहीं। अब दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर तीसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऐसे करते जाएंगे। बेटा इनकम्स को उनके हेड में पुट करना है, नॉन सेविंग को नॉन सेविंग के हेड में। अगर सेविंग इनकम होगी तो इंटरेस्ट इनकम के हेड जो है उसमें जाएगी, उसके रेट अभी पढ़ाई नहीं है, पढ़ाऊंगा, वो भी इजी है। फिर डिविडेंड है तो डिविडेंड के हेड में जाएगा। आज की क्लास नॉन सेविंग पर है, लेकिन नॉन सेविंग के भी मसाइल आगे आते जाएंगे वक्त के साथ। फिर अगली क्लास में डिविडेंड इनकम इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि वो नॉन सेविंग की तरह थोड़ी इजी है। फिर सेविंग के मसाइल थोड़े समझने वाले, फिर वो थोड़े दिन बाद इंट्रोड्यूस करूंगा। सो नॉन सेविंग, एम्प्लॉयमेंट इनकम 30, ट्रेडिंग 20, प्रॉपर्टी इनकम 10। सारी इनकम्स पुट करी, टोटल इनकम आई, पर्सनल अलाउंस लेस किया, टैक्सेबल इनकम आई 37,700 पर 20%। और बाकी, सर ये बाकी कैसे निकलता? 47,430 में से 37,700 लेस कर लो तो ये डिफरेंस आ गया, इस पर 40% लगा दिया। डन है भाई? चले आगे बढ़ते हैं बेटा। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, आइए भाई। ओके तो बेटा देखें प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या कह रहा है? मिस्टर ए हैज फॉलोइंग इनकम्स फॉर द ईयर, एम्प्लॉयमेंट इनकम 50,000, प्रॉपर्टी इनकम 25,000 एंड ट्रेडिंग इनकम 5,000। हमें क्या करना है बेटा? टैक्स पेबल निकालना है। अगेन अ वेरी रूटीन क्वेश्चन, गौर से देखिएगा बेटा। इनकम टैक्स रिटर्न बना रहे बेटा, ये स्टेप्स हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको चीजें खुद ब खुद दिमाग में बैठती जाएंगी। एक ही हेड ऑफ इनकम है बेटा क्वेश्चन में, एंड दैट हेड ऑफ इनकम इज नॉन सेविंग। अभी तक मैंने सेविंग और डिविडेंड को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, जब इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो उसको रख के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। जी भाई, एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है बेटा? देखें तो एम्प्लॉयमेंट इनकम की वैल्यू आ रही है 50,000, ये चली गई नॉन सेविंग में। फिर क्या है बेटा हमारे पास? प्रॉपर्टी इनकम। बेटा प्रॉपर्टी इनकम कितनी है? 25,000, ये भी चली गई नॉन सेविंग में। सही बेटा, अगर इंटरेस्ट इनकम होती तो सेविंग का हेड भी बनता, डिविडेंड इनकम होती तो उसका हेड भी बनता, लेकिन ये तो बेटा सारी नॉर्मल इनकम है। और ट्रेडिंग इनकम हो गई हमारे पास 5,000। लीजिए भाई बेटा, ये तीनों इनकम्स हमारे पास आ गई। बेटा इन्हें ऐड अप कर लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बेटा किसकी? टोटल इनकम। 50 प्लस 25 प्लस 5, 80,000 की टोटल इनकम हो गई बेटा। लीजिए भाई, पर्सनल अलाउंस लेस करते हैं। बेटा पर्सनल अलाउंस कितना है? 12,570। बेटा पर्सनल अलाउंस लेस कर लेते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा किसकी? टैक्सेबल इनकम। कितनी हो गई बेटा टैक्सेबल इनकम? 80,000 माइनस 12,570।
बेटा ये हो गया 67430। बेटा पर्सनल अलाउंस की वैल्यू भी पेपर में गिवन होगी, तो आपको तो सिर्फ बेटा इनकम्स को राइट हेड में क्लासिफाई करना है और बेटा पर्सनल अलाउंस की वैल्यू उठा के सही जगह पुट करनी है, टैक्स रेट सही जगह यूज करने। लीजिए भाई, बेटा आप टैक्स निकाल लेते हैं, गौर से देखें भाई। टैक्स बेटा हमारे पास नॉन सेविंग इनकम ये सवाल में सारी सही। बेटा सबसे पहले स्टार्ट के 37,700 पर 20% टैक्स लगा दो। बेटा ये टैक्स बैंड है, देखो आपने पढ़े, 37,700 पर 20% टैक्स लगा दो, ये बनता है 7540। बेटा बाकी कितनी टैक्सेबल इनकम बच गई क्वेश्चन में? 67430 में से बेटा डिफरेंस ले लो, 67430 माइनस 37,700, बेटा ये बचता है 29,730। 40% हायर रेट बैंड आ गया बेटा। सर क्या एडिशनल रेट बैंड वाले सवाल भी कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे बेटा, सब आहिस्ता आहिस्ता आएगा। बेटा इस पर अप्लाई कर दो 40%, तो ये हो गया 11,892। ये लीजिए भाई, बेटा ये आ गया आपका फाइनल टैक्स, इसमें 7540 ऐड कर दें बेटा, तो 19,432, ये आ गया आपका टैक्स। बेटा इनकम्स को राइट हेड में क्लासिफाई करना, बेटा सही टैक्स रेट अप्लाई करना, पर्सनल अलाउंस को सही जगह से लेस करना। बेटा मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसी चीज कराई जा रही है जो आपको मुश्किल लगे। बेटा एम्प्लॉयमेंट इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, ट्रेडिंग इनकम, तीनों ही नॉन सेविंग यानी नॉर्मल इनकम्स हैं। इंटरेस्ट या डिविडेंड था नहीं, इनकम्स को एडअप किया, टोटल इनकम आई, अलाउंस लेस किया, टैक्सेबल इनकम आई। शुरू के 37,700 पर 20%, 7540। बेटा बाकी जो बच गया डिफरेंस निकाल लो, 37,700 माइनस 67430, बेटा उस पर 40%, 11,892 आया, ऐड किया बेटा, फाइनल टैक्स आ गया। डन है भाई, क्लियर है, इजी एंड सिंपल, इजी एंड सिंपल। आ जाओ जरा एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब आप बेटा यहां पर रिकॉर्डिंग को करो पॉज, आपके यहाँ पॉज का बटन है, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। मैं तो अब सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि जाहिर है तो मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप लोग पॉज करके यहां पर खुद से ट्राई करो ताकि थोड़ा आपको भी कॉन्फिडेंस आए। आइए, मिस्टर ए हैज फॉलोइंग इनकम्स फॉर द ईयर, एम्प्लॉयमेंट इनकम 40,000, प्रॉपर्टी इनकम 35, ट्रेडिंग इनकम 9,000। कंप्यूट टैक्स पेएबल, अगेन रिपीट बेटा वही काम, इनकम टैक्स रिटर्न बना रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न लीजिए भाई। बेटा नॉन सेविंग इनकम का हेड है, कोई सेविंग या डिविडेंड इनकम है नहीं क्वेश्चन में। नॉन सेविंग मानी जो नॉर्मल इनकम से। बेटा एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है? एम्प्लॉयमेंट इनकम है 40,000, ये हो गया बेटा। प्रॉपर्टी इनकम कितनी है बेटा? प्रॉपर्टी इनकम है 35,000, ये हो गया बेटा। और क्या है बेटा? ट्रेडिंग इनकम, ये कितनी गिवन है बेटा? 9,000। 40, 35 और 9 क्लासिफाई हो गई बेटा, एडअप कर लें बेटा, टोटल इनकम आ जाएगी। कितनी बनती है बेटा टोटल इनकम? 40, 35 और 9, ये बनती है 84,000 की टोटल इनकम। डन हो गया बेटा। बेटा इसमें से क्या करें? पर्सनल अलाउंस लेस कर लें बेटा। पर्सनल अलाउंस कितना है बेटा? 12,570। डन हो गया बेटा। ये आ गई आपके पास टैक्सेबल इनकम की वैल्यू, ये आ गई बेटा आपके पास टैक्सेबल इनकम की वैल्यू। कितना हो गया बेटा? 84,000 माइनस 12,570, 7,1,430। डन हो गई टैक्सेबल इनकम। ये लीजिए बेटा। बेटा अब इस पर ले जाकर लगाते हैं टैक्स।
इस पर ले जाकर लगाते हैं टैक्स। बेटा स्टार्टिंग के 37,700 आपको टैक्स बैंड अब पता है बेटा, 20%, 7540 का टैक्स। फिर उसके बाद बेटा 40% का रेट है 125 140 तक, तो ये तो 71 430 तक ही जा रहा है ना बेटा। ये जो गैप है इस पर लगेगा 40%। सर कितना गैप है बेटा, ये निकाल लेते हैं। 71430 माइनस 37,700, 33,730। बेटा ये लगा दिया 40%, कितना बना 13492। बेटा ऐड कर लें तो ये आ गया आपका फाइनल टैक्स। 7540 इसमें ऐड कर लें तो ये बनता है 21032। डन है भाई। बेटा कैलकुलेटर आप लोग भी प्लीज खुद से चलाइएगा, क्योंकि मैं पढ़ा भी रहा हूं, कैलकुलेटर भी यूज कर रहा हूं, तो कभी कभार हो सकता है कि कैलकुलेशन एरर हो, तो उसमें परेशान मत हो जाइएगा। सही है भाई, ये आ गया बेटा आपका फाइनल टैक्स। बेटा एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी और ट्रेडिंग तीनों ही नॉन सेविंग थी। टोटल इनकम आई, पर्सनल अलाउंस लेस क्या, टैक्सेबल इनकम आई। 37,700 तक रेट है 20%, उसके बाद रेट है 40%। डन हो गया। तो बेटा देखो एक बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न कैसा नजर आता है यूके के अंदर। बेटा एक इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर जितने भी पैसे अर्न करता है, उन पैसों को बेटा आप 3 हेड्स में क्लासिफाई कर लेते हो। नॉन सेविंग जो कि नॉर्मल इनकम है, सेविंग इनकम यानी इंटरेस्ट इनकम, और डिविडेंड बेटा जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल इनकम पर आए, पर्सनल अलाउंस लेस करोगे टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। बेटा टैक्स बैंड्स पेपर में गिवन होंगे। 37,700 तक 20%, 37,700 तक 20%, फिर 40% और फिर उसके बाद 45% रेट है। कैसे बैंड्स यूज होने, अभी 2 बैंड यूज करना है, अभी तीसरा बैंड भी यूज करवाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। पर्सनल अलाउंस 12570, टैक्स ईयर्स की डेट्स बता दी। डन है बेटा। फिर 3 बेसिक से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दिए। इनकम को क्लासिफाई किया नॉन सेविंग के हेड में, अलाउंस लेस किया, टैक्सेबल इनकम आई, और टैक्स रेट यूज करके सिंपल टैक्स निकाल दिया। डन है बेटा। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैक्स। बेसिक रिटर्न बनाना सीख रहे हैं। अब बेटा इसमें एक और कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं। बेटा हर थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक कॉन्सेप्ट ऐड करते जाएंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस देखते जाएंगे। एक और कॉन्सेप्ट इसमें ऐड करते हैं बेटा, वो है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REIT, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सर ये क्या होते हैं, गौर से सुनिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फिर इसके भी 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। एक कॉन्सेप्ट फिर 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट फिर 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऐसे कराया जाए। आइए बेटा, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है। बेटा ये होता है एक म्यूचुअल फंड। अच्छा म्यूचुअल फंड क्या होते हैं बेटा, जो लोगों से पैसे इकट्ठा करते हैं। देखो एक कंपनी में होते हैं शेयर होल्डर, फिर जो शेयर होल्डर होता है बेटा वो तो खत्म नहीं हो सकता, शेयर होल्डर तो मालिक है, फिर तो वो रहता है, या तो मार्केट में जाकर शेयर बेच दे। तो शेयर होल्डर ओनरशिप है, और ओनरशिप को आप खत्म नहीं कर पाते, और ओनर्स के पास बहुत ज्यादा राइट होते हैं। तो म्यूचुअल फंड ऐसे नहीं चलता। म्यूचुअल फंड आपको शेयर होल्डर नहीं बनाता। म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते हो और आपको उसके बदले म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलते हैं। दीज आर नॉट द ओनरशिप। आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करी उतनी वैल्यू के यूनिट्स मिल गए। आपका जब दिल करे आप आओ, अपना पैसा वापस ले जाओ। शेयर्स में ये नहीं होता बेटा। शेयर होल्डर का पैसा तो रिटर्न करने के लिए पहले डेट होल्डर्स की परमिशन होगी और बड़ा लंबा चक्कर होता है, जनरल मीटिंग बुलाओ, ये करो। म्यूचुअल फंड क्या होता है बेटा, इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसमें लोगों का एक पूल ऑफ फंड बन गया। जो जो इन्वेस्ट करेगा उसे उसके बदले उसके यूनिट्स मिल जाते हैं कि भाई आपके इतने यूनिट है, इतनी वैल्यू के। आपको जब यूनिट रिडीम कराना है, आओ रिडीम करा लो, पैसे वापस ले जाओ। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है, एक म्यूचुअल फंड जो लोगों से पैसा जमा करता है और उससे रियल स्टेट मार्केट में लगाता है, प्रॉपर्टी मार्केट में। अच्छा बेटा, नॉर्मली आपको म्यूचुअल फंड नजर आएंगे स्टॉक्स के, शेयर मार्केट के, कि म्यूचुअल फंड ने पैसा जमा किया और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करी, शेयर्स में ट्रेडिंग करी। नॉर्मल दुनिया में जो हमें म्यूचुअल फंड नजर आते हैं शेयर मार्केट में, शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। लेकिन रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट शेयर बाजार का म्यूचुअल फंड नहीं है।
ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो पैसा जमा करेगा और उसे बेटा रियल स्टेट यानी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेगा, वहां से रेंटल इनकम कमाएगा, कैपिटल गेन्स कमाएगा, और जो कमाएगा वो अपने इन्वेस्टर्स यानी यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सर सवाल, मैं अपना पैसा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में लगाऊं और वो आगे प्रॉपर्टी मार्केट में लगा, तो मैं डायरेक्ट खुद प्रॉपर्टी मार्केट में क्यों नहीं लगा लेता? बेटा प्रॉपर्टी बहुत एक्सपेंसिव होती है। आपके पास अगर 1 लाख रुपए पड़े हुए, 100,000 पड़े, 10,000 पड़े, 50,000 पड़े, तो उसमें कोई प्रॉपर्टी तो नहीं आ जाएगी। तो आप पैसा डाल दो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, उसमें पूल है, उसमें आप जैसे 10,000 लोगों ने 10,000 रुपए डाले हुए, तो उनके पास कितना बड़ा पूल हो गया, वो उससे आगे इन्वेस्ट करते हैं। फिर वो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बल्क बायर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा पूल होता है। सो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज अ म्यूचुअल फंड which raises the investment from the public and then invest it in real estate or what we call as property market. It earns through rental incomes and capital gains. REIT then distribute its income among its investors. ये अपने इन्वेस्टर्स में फिर रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बेटा क्योंकि ये पैसा असल में रियल स्टेट मार्केट से कमा रहा है, और रियल स्टेट यानी प्रॉपर्टी मार्केट नॉन सेविंग इनकम है, तो इसलिए जिसे इसका डिविडेंड मिल रहा है ना डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए भी ये डिविडेंड नॉन सेविंग इनकम बनती है। रिपीट करेंगे, बिल्कुल करूंगा, सबर। एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन REIT rather than purchasing real estate directly because it reduces risk. They are experts and they have a large pool of funds. सही बेटा। अब एक इंडिविजुअल को जब डिविडेंड मिलेगा REIT से, REIT ने कमाया तो वो अपने यूनिट होल्डर को डिविडेंड देती है। ये डिविडेंड इनकम नहीं बनेगा, ये नॉन सेविंग इनकम बनेगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो पैसा कमा रहा है वो किस मार्केट से कमा रहा है? रियल स्टेट। और बेटा आप लोग ये पढ़कर आए हो कि प्रॉपर्टी इनकम इज अ नॉन सेविंग इनकम, तो ये नॉर्मल डिविडेंड इनकम नहीं बनेगी। रियल स्टेट इन्वेस्ट एग्जाम में लिखा हुआ होगा रीड डिविडेंड, REIT डिविडेंड, लेकिन आप इसे डिविडेंड मत मानो, आप इसे प्रॉपर्टी इनकम मानो, क्योंकि REIT ने असल में हमारा पैसा जमा करके प्रॉपर्टी मार्केट में ही लगाया। सही बेटा। व्हेन एन इंडिविजुअल गेट्स डिविडेंड फ्रॉम REIT, इट विल बी टैक्स्ड एज अ नॉन सेविंग इनकम। इट विल बी टैक्स्ड ऑन रिसीट बेसिस। बेटा जिस टैक्स ईयर में पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा ना, उसी टैक्स ईयर में वो टैक्स होगा। एक होता है एक्रूअल बेसिस, कि बेशक मुझे रिसीव नहीं हुआ है अभी, लेकिन उस पर टैक्स लग जाएगा। रिसीव बेशक 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, मेरे पे टैक्स लग जाएगा। लेकिन REIT के डिविडेंड में ये नहीं है। REIT का डिविडेंड है रिसीट बेस। जिस टैक्स ईयर में मेरे अकाउंट में पैसा आया, उस टैक्स ईयर में वो टैक्स होगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि REIT से जो भी पैसा आएगा उस पर विद होल्डिंग टैक्स कटेगा। विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। REIT अगर आपको 100 रुपए दे रहा है ना, तो उसमें से 20 रुपए काट के टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। समझो उसने आपका एडवांस टैक्स जमा करा दिया। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एक एडवांस टैक्स है। आपकी जो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी बनेगी ना, उसमें से एडजस्टेबल होगा। अब बच्चे ने कहा सर ये तो मुझे मुश्किल लग रहा है। बेटा यकीन करो मुश्किल नहीं है, जब प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा ना तो क्लियर हो जाएगा। अभी रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनो, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन से क्लैरिटी दूंगा। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है? एक म्यूचुअल फंड है जिसमें लोगों ने अपना पैसा डाला, एक डब्बे में सब पैसा डाल रहा, और उसके बदले REIT आपको यूनिट्स दे रहा है। समझो ना, मैंने आपसे पैसा लिया तो कुछ तो दूंगा ना, शेयर्स तो नहीं दे रहा, मलकियत नहीं दे रहा, यूनिट्स दे रहा। ये यूनिट वापस करके अपने पैसे वापस ले सकते हो। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक म्यूचुअल फंड है जिसमें लोगों ने पैसा जमा किया, एक पूल बन गया, और ये उस पैसे को आगे रियल स्टेट मार्केट की परचेजिंग में, रेंटल इनकम कमाने के लिए यूज करेगा। सर हम डायरेक्टली क्यों नहीं ले लेते? बेटा डायरेक्टली प्रॉपर्टी भी एक्सपेंसिव है और आप काबिल भी नहीं हो, आपसे गलती हो जाएगी। तो एक्सपर्ट को ये काम करने दो। सही है भाई। अच्छा, पूरा टैक्स ईयर रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मेहनत करेगा, प्रॉफिट कमाएगा। अच्छा, जो फंड मैनेजर्स हैं वो अपना सैलरी निकाल लेंगे। अब जो बचा वो डिविडेंड बटेगा ना, डिविडेंड, जो यूनिट इन्वेस्टर है उसको पैसा भी तो दोगे डिविडेंड। तो बेटा ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिविडेंड इनकम के तौर पर टैक्स नहीं होगा, क्योंकि असल में ये पैसा कोई कंपनी के स्ट्रक्चर में नहीं कमाया गया, ये तो एक पूल बना था और उस पूल से पैसा कमाया गया।
तो बेटा इसे बोलेंगे नॉन सेविंग इनकम, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मार्केट से कमाया गया। बेटा रिसीट बेसिस पर टैक्स होगा, क्योंकि कमाई कोई गारंटी तो थी नहीं, अर्निंग हुई तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जिस टैक्स ईयर में मेरे अकाउंट में रिसीव होगा उस ईयर में टैक्स होगा। कुछ इनकम्स आप आगे पढ़ोगे अभी कोर्स में जो एक्रूअल बेस पर टैक्स होती है, कि बेशक रिसीव नहीं हुई है लेकिन आपका लीगल राइट आ गया तो आप पर टैक्स लग जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं, जब मेरे अकाउंट में रिसीव होगा ना तब टैक्स लगेगा। और तीसरी बात है बेटा, रीट रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जब आपको डिविडेंड देगा ना तो उसमें से 20% काट कर टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। ये आपका एडवांस टैक्स वो जमा करा रहा है। डन हो गया सर। नॉन सेविंग, एडवांस टैक्स, रिसीट बेस, ये सब कैसे होगा? सबर, पेशेंस, सब रिपीट करूंगा। आओ जरा बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा दो। पेशेंस रखना प्लीज। आओ। मिस्टर ए हैज फॉलोइंग इनकम्स फॉर द ईयर। ट्रेडिंग इनकम है बेटा 52,000, पेंशन इनकम है 2,000 और रीट डिविडेंड है 9,000। बेटा जब एग्जामिनर ने खाली दिया हुआ है ना रीट डिविडेंड 9,000, तो हमेशा अज्यूम करना कि ये अमाउंट नेट है, इसमें से 20% विदहोल्डिंग टैक्स कटा हुआ है। बेटा ट्रेडिंग इनकम पर कोई विदहोल्ड नहीं है, पेंशन इनकम पर कोई विदहोल्ड नहीं है, रीट का विदहोल्ड है, ये भी इंट्रोड्यूस किया है। बेटा जहां जहां विदहोल्ड आएगा मैं खुद पढ़ाऊंगा। रीट पढ़ाया उसका विदहोल्ड बता रहा हूं। रीट डिविडेंड 9,000, 20% इसका विदहोल्ड है, ये कानून है टैक्स का। अच्छा जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा अज्यूम करना कि जो अमाउंट गिवन है वो नेट है जो आपको मिला है। अब गौर से देखना बेटा, इनकम टैक्स रिटर्न बना रहा हूं, प्लीज गौर से बेटा। इनकम टैक्स रिटर्न, बेटा एक ही हेड है नॉन सेविंग, बेशक रीट के साथ डिविडेंड लिखा है, लेकिन बेटा हम इसे डिविडेंड इनकम में क्लासिफाई नहीं करते। मैं नहीं कह रहा, टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है रीट का डिविडेंड प्रॉपर्टी इनकम की तरह नॉन सेविंग में टैक्स होता है। आ जाओ सर। बेटा ट्रेडिंग इनकम क्या है? ट्रेडिंग इनकम है 52,000। डन हो गया। बेटा पेंशन इनकम क्या है? पेंशन इनकम है 2,000। डन। और बेटा तीसरी चीज है रीट, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कितने पैसे हैं बेटा? 9,000। लेकिन असल में ये 9,000 नहीं थे बेटा, ये 9,000 डिवाइडेड बाय 80% मल्टीप्लाइड बाय 100%। बेटा पहले ग्रॉस टोटल वैल्यू पर टैक्स निकालते हैं, फिर जो एडवांस दे चुका हूं वो अलग से लेस करूंगा। बेटा आप सोचो, आप एक होटल के काउंटर पर गए हो, पहले उसने तुमसे एक एडवांस ले लिया, फिर तुम 5 दिन रहे। बेटा पहले 5 दिन का टोटल बिल निकलेगा, फिर एडवांस लेस होकर पेबल आएगा ना। पहले 2 मिनट के लिए एडवांस को भूल जाए, पहले टोटल बिल निकाल लें। तो इधर भी यही कर रहे हैं बेटा। 20% जो विदहोल्ड हुआ है उसको 2 मिनट के लिए छोड़ो, पहले टोटल देखो, टोटल बिल निकालो। तो 9,000 डिवाइडेड बाय 80% मल्टीप्लाइड बाय 100%, असल में बेटा थे 11,250। तो सर हमें 9 क्यों मिले? क्योंकि 20% उसने टैक्स डिपार्टमेंट को दिया हुआ था। वो जो उसने दिया है वो एडजस्ट होगा, पेशेंस। पहले उसका टोटल टैक्स तो निकाल लो, बैंड्स भी तो एडजस्ट हो रहे हैं। ट्रेडिंग इनकम 52, पेंशन इनकम 2,000 और रीट के डिविडेंड को ग्रॉस अप किया। बेटा है डिविडेंड, लेकिन हम पुट करेंगे नॉन सेविंग के हेड में। ये देखो ये बड़ा है, इट विल बी टैक्स्ड एज नॉन सेविंग। मैं नहीं बोल रहा, टैक्स डिपार्टमेंट का रूल है। क्यों? क्योंकि रीट कमाता है रियल स्टेट यानी प्रॉपर्टी मार्केट से, और प्रॉपर्टी इनकम नॉन सेविंग की कैटेगरी में जाती है। प्रॉपर्टी इनकम किस कैटेगरी में जाती है? नॉन सेविंग की। विद होल्डिंग टैक्स यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है 20%, जो कि आपका एडवांस टैक्स था। डन हो गया बेटा। बेटा ये तीनों इनकम्स को ऐड कर लेते हैं बेटा। टोटल इनकम, बेटा जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स था उसको ग्रॉस अप कर लिया है बेटा। अब उसकी टोटल इनकम आ जाएगी 52,000 प्लस 2,000 और ये 11,250, 65,250। लीजिए भाई, पर्सनल अलाउंस लेस कर लूं बेटा। बेटा प्लीज पेशेंस के साथ सुनना, सब रिपीट होगा।
12,570। बेटा ये आ गया आपके पास आपकी टैक्सेबल इनकम। लीजिए भाई 65,250 में से 12,570 लेस कर लो, 5,2,680। डन। आइए भाई टैक्स लगा रहे हैं बेटा। टैक्स बेटा स्टार्ट में 37,700 पर 20% टैक्स लगता है। आप लोगों को खुद आता है बेटा 7,540। बेटा अभी आपने 2-3 सवालात में कर लिए। 37,700 का 20% 7,540। अच्छा बेटा बाकी कितना बच गया बोलो भाई। 5,2,680 में से डिफरेंस निकाल लो भाई। ये लीजिए सर 5,2,680 की टोटल टैक्सेबल इनकम आई थी। 37,700 लेस किया 14,980। 5,2,680 और 37,700 का गैप 40% टैक्स 5,992। डन हो गया भाई। ये लीजिए बेटा ये आ गई इसकी टैक्स लाइबिलिटी। ये आ गई इसकी टैक्स लाइबिलिटी। प्लस कर दें 7,540 13,532। बेटा इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चंस में एक छोटा सा फर्क है। बेटा इस क्वेश्चन में ये विद होल्डिंग टैक्स भी पे हुआ था जो मैंने एडवांस टैक्स दिया हुआ था। बेटा प्रीवियस सवालात में विद होल्डिंग नहीं था बेटा। अब विद होल्डिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। सर और किसी इनकम पर विद होल्ड होता है? बिल्कुल होता है बेटा, अभी पढ़ाऊंगा आगे, कोर्स खत्म नहीं हुआ है। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक म्यूचुअल फंड है, लोगों से पैसे जमा करता है, प्रॉपर्टी मार्केट में लगाता है, कमाता है रेंटल इनकम, कमाता है कैपिटल गेन, फिर देता है डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर को मिल रहा है डिविडेंड, लेकिन ये डिविडेंड की तरह टैक्स नहीं होता क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट से कमाया जा रहा है। प्रॉपर्टी इनकम नॉन सेविंग है तो टैक्स डिपार्टमेंट इसको भी नॉन सेविंग के हेड में डालता है। रिसीट बेस पर टैक्स होता है और 20% विद होल्ड यानी एडवांस टैक्स है। बेटा जो एडवांस टैक्स है उसे करना है ग्रॉस अप, डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि पहले टोटल टैक्स पोजीशन निकल आए। ये आ गई टैक्स लाइबिलिटी। बेटा अब जो एडवांस टैक्स दे चुके हो उसको बोलो टैक्स क्रेडिट, उसे एडजस्ट कर दो। जो एडवांस दे चुके थे विद होल्डिंग टैक्स WHT, अब आ जाएगा टैक्स पेबल। कितना विद होल्ड था बेटा? 9,000 को 11,250 में बदला था बेटा, यही ग्रॉस अप किया था। तो 2,250 की विद होल्ड थी जो ग्रॉस अप किया था आपने 2,250। बेटा ये लेस कर दो तो पेबल आ गया 11,282। बेटा इनकम्स को उनके रिस्पेक्टिव हेड्स में क्लासिफाई कर दिया। ट्रेडिंग, पेंशन, रीट। रीट को ग्रॉस अप कर लिया, डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल इनकम आई, पर्सनल अलाउंस लेस किया, टैक्सेबल इनकम आ गई 37,700 पर 20%। बाकी जो टैक्सेबल इनकम बच गई उस पर 40% लगा दिया। टैक्स लाइबिलिटी आई, ये विद होल्ड की एडजस्टमेंट थी, एडजस्ट करी बेटा, टैक्स पेबल आ गया। बेटा आप मुझे बताओ क्या मुश्किल है इसमें? क्या मुश्किल कराया है? जस्ट अ रूटीन स्टेप, एक स्टेप ऐड हो गया है भी। विद होल्ड वाली इनकम है तो पहले ग्रॉस अप करके रिटर्न में डालना है और जितना विद होल्ड है वो फाइनल लाइबिलिटी में एडजस्ट कर देना। सर एक सवाल और कराऊं ना? बेटा एक नहीं दो कराऊंगा, एक नहीं दो कराऊंगा। आइए भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते जाओ, चीजें दिमाग में बैठती जाएंगी। आइए भाई मिस्टर ए हैज फॉलोइंग इनकम्स। ट्रेडिंग इनकम 14,000, पेंशन इनकम 25, रीट डिविडेंड 11,000। क्या कर रहे हैं भाई? इनकम टैक्स रिटर्न
डन हो गया। ये लीजिए भाई बेटा, नॉन सेविंग इज द कैटेगरी, क्योंकि अभी तक इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। बट परेशान नहीं होना, अगली क्लास में डिविडेंड आ जाएगा, फिर कुछ क्लासों में इंटरेस्ट भी आ जाएगा, सब आएंगे, ये रिटर्न भरपूर बनेगा। आइए भाई, ट्रेडिंग इनकम कितना है बेटा? ट्रेडिंग इनकम 14,000। फिर क्या है बेटा? पेंशन इनकम, ये कितना है बेटा? 25,000। डन है। फिर आ जाओ भाई, रीट, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बेटा क्वेश्चन साइलेंट है तो नेट मानेंगे और 20% विद होल्ड है। अच्छा, कभी कभार पता है क्या हो सकता है, वो आपको ब्रैकेट में लिख के दे देगा ग्रॉस, तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हें टोटल वैल्यू खुद दे दी, फिर तुम्हें ग्रॉस अप नहीं करना है। एडवांस टैक्स फिर भी पे हुआ है, लेकिन सवाल ने वैल्यू टोटल दे दी है, तो फिर सिर्फ डायरेक्ट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट करोगे, रिटर्न में ग्रॉस करने की जरूरत नहीं होगी। भाई एग्जामिनर वैल्यू जैसे चाहे दे सकता है ना, नेट दे रहा है तो हम अपने हाथ से ग्रॉस कर रहे हैं। अगर वो लिख के दे देता है वैल्यू ग्रॉस है, तो फिर हम रिटर्न में वो एज इट इज वैल्यू डाल देते हैं। लेकिन आज जब टैक्स क्रेडिट एडजस्ट करते हैं उस वक्त विदहोल्ड जरूर एडजस्ट करना, क्योंकि विदहोल्ड कटा होगा, बस उसने वैल्यू वैसे प्रेजेंट की भी होगी। सर वो कराएंगे, वो भी कराऊंगा, हर सिचुएशन सही। आइए बेटा, 11,000 का डिविडेंड है, ये है 80%। क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा आपको एग्जामिनर वो वैल्यू देगा जो आपको मिली है, तो आपको इसे ग्रॉस अप करना है। 11,000 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, 13,750। डन हो गया। ये लीजिए भाई बेटा, ऐड कर लें, टोटल इनकम 14,000 प्लस 25,000 प्लस 13,750, 52,750 टोटल इनकम। बेटा पर्सनल अलाउंस लेस कर लें। बेटा अभी तक तो आपको ये चीज अब आ जानी चाहिए भाई। फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, 12,570। ये लीजिए भाई बेटा, ये आ गई आपके पास टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम 4,0180। डन। लीजिए भाई, इस पर लगाते हैं टैक्स। बेटा शुरू के 37,700 पर 20%, 7,540। फिर कितनी इनकम बच गई बेटा? 4,0180 में से डिफरेंस ले लो बेटा। ये लीजिए भाई, 4,0180 में से 37,700 लेस कर लो, 2,480। बेटा इस पर लगा दो 40%, 992। ऐड कर लो बेटा, 7,540 और 992, 8,532। ये टैक्स लाइबिलिटी हो गई। बेटा जो एडवांस टैक्स है वो एडजस्ट करो, इसमें से जो एडवांस टैक्स है वो एडजस्ट करो। बेटा तुमने 11,000 को ग्रॉस अप करके 13,750 में बदला है। बेटा 2,750 का टैक्स क्रेडिट एडजस्ट कर लो, 2,750। बेटा 11,000 को ग्रॉस किया है तो 13,750 बना है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो भाई, कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास। टैक्स पेएबल लीजिए भाई, 8,532 में से 2,750 लेस किया, 5,782 का टैक्स पेएबल आ गया। बेटा अगर मुश्किल लग रहा है तो आपके पास मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज करो। वैसे लगना नहीं चाहिए मुश्किल भाई। इनकम्स को उनके उनके हेड में क्लासिफाई किया,
रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 20% विद होल्ड होता है, तो उसे आपने क्या है, ग्रॉस अप डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल इनकम आई है, पर्सनल अलाउंस लेस क्या है, टैक्सेबल इनकम आई है, टैक्स लगाया है। स्टार्ट के 37,700 पर 20%, फिर बाकी पर 40%। जो एडवांस टैक्स ये निकाला है बेटा, खुद ही तो ग्रॉस किया है बेटा, 11,000 को 13,750, यही तो 20% डिफरेंस था बेटा। जो 20% डिफरेंस है उसे एडजस्ट कर दो तो यू गेट योर फाइनल टैक्स पेएबल बेटा। क्या मुश्किल है। एक आखिरी सवाल बेटा, आज की क्लास का आखिरी सवाल, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बेटा आप इसे खुद से प्रैक्टिस करो, रिकॉर्डिंग को पॉज करो बेटा और इसे खुद से प्रैक्टिस करो। डन है भाई? आइए भाई बेटा, मैं तो करवा रहा हूं लेकिन आपने पॉज करके खुद करना है भाई। देखें भाई, मिस्टर ए हैज फॉलोइंग इनकम्स फॉर द ईयर। ट्रेडिंग इनकम 25,000, पेंशन इनकम 18,000, रीट डिविडेंड 6,000। क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है बेटा, साइलेंट का मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ। कोई बच्चा मैसेज करके ही पूछे सर ये कहाँ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन साइलेंट है। ओ भाई, साइलेंट माने सवाल खामोश है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि अमाउंट नेट है। कभी कभार वो ब्रैकेट में लिख देगा ग्रॉस, तो इसका मतलब है कि 6,000 में विद होल्ड जो है आपको ग्रॉस अप नहीं करना है, ऑलरेडी ग्रॉस्ड है। फिर आप इसको डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करोगे। हाँ, टैक्स क्रेडिट में 20% उसका एडजस्ट करोगे क्योंकि कटी होगी वैल्यू, बट आपको वैल्यू ग्रॉस दी हुई है। बट यहां उसने साइलेंट है, खामोश रहे, तो आप नेट एज्यूम कर। आइए भाई बेटा, इनकम टैक्स रिटर्न बना रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न नॉन सेविंग इनकम का हेड है बेटा, नॉन सेविंग इनकम का हेड है, ऐसा ही है। लीजिए भाई, ट्रेडिंग इनकम बेटा, ट्रेडिंग इनकम हो गई 25,000, नॉन सेविंग में चली गई। पेंशन इनकम 18,000, ये भी नॉन सेविंग में चली गई। तीसरी है रीट, ये भी नॉन सेविंग है। सर रीट का तो डिविडेंड गिवन है, डिविडेंड डिविडेंड में नहीं जाना चाहिए। टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है कि अगर डिविडेंड रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से आए तो उसे आपने डिविडेंड में नहीं डालना बल्कि नॉन सेविंग में डालना है, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट से कमाई गई चीज है। 6,000 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। लीजिए भाई, 6,000 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 बन गया 7,500। लीजिए भाई, ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, टोटल इनकम 25,000 प्लस 18,000 प्लस 7,500, 50,500। डन। लीजिए भाई, पर्सनल अलाउंस लेस कीजिए सर। पर्सनल अलाउंस है 12,570, ये लीजिए भाई। चलो भाई, पर्सनल अलाउंस लेस हो जाओ, हो रहे हैं सर टैक्सेबल इनकम 50,500 में से 12,570 लेस किया, ये बनता है 37,930। टैक्स लगा रहे हैं बेटा। बेटा बेसिक रेट बैंड, बेटा बेसिक रेट बैंड अभी भी पूरा यूज हो रहा है 37,700। बेटा ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे हाँ, जैसे सिर्फ 20,000 की इनकम है तो फिर वो पूरा का पूरा बेसिक रेट में आ जाएगा, सिर्फ 20,000 इंटू 20% कर दोगे। ये तो 37,930 है ना, बेसिक रेट बैंड यूज हो रहा है और एक्सेस भी बच रहा है, तो पहले पूरा बेसिक रेट बैंड टैक्स हुआ फिर एक्सेस हुआ। सर अगर इनकम ही मेरी 10,000 होती तो क्या फिर भी 37,700 पे टैक्स करता? उसमें 10,000 है तो 37,700 पे क्यों टैक्स करोगे? फिर तो 10,000 उसी बैंड में आ रहे हैं, पहले में 20% टैक्स कर देना खत्म। तो बेटा बैंड पूरा यूज हो रहा है क्योंकि इनकम उससे ज्यादा है। अगर इनकम 25,000 आ रही है टैक्सेबल इनकम, तो फिर सिर्फ 25,000 पर 20% लगाओगे।
जब वो 37,700 से ज्यादा हो रही है तो पहले 37,700 टैक्स हो गए, बेसिक रेट बैंड कवर हो गया। अब बाकी कितना बच गया? थोड़ा सा बच गया सर, बहुत थोड़ा सा, 230 बच गए खाली। 37,700 और 37,930, 230 का फर्क हुआ ना बेटा। इस पर 40% लगा दो, या हायर रेट बैंड हो गया 92। ये हो गई टैक्स लाइबिलिटी 7632। बेटा एडवांस टैक्स लेस कर लो, टैक्स क्रेडिट लीजिए भाई। बेटा कितना था टैक्स क्रेडिट? 6,000 को ग्रॉस करके 7,500 में बदला था, तो 1,500 बने ये 6132। डन। बेटा आप मुझे बताओ मैंने क्या मुश्किल काम किया? मैंने इनकम्स को उनके हेड में क्लासिफाई किए। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 20% विद होल्ड होता है, तो ग्रॉस सब क्या आपको जो मिला है वो 80% है, क्योंकि 20% टैक्स डिपार्टमेंट के पास जा चुका है। तो पहले ग्रॉस करो, ग्रॉस पहले इसका टोटल टैक्स निकाल लो, फिर जो एडवांस दिया हुआ है वो एडजस्ट होगा। ऐसा ही होता है बेटा हर जगह, एडवांस तो अलग से लेस होगा ना बेटा, पहले तो टोटल बिल तो निकालो पहले। तो बेटा आज पहली क्लास पहला चैप्टर बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न शुरू हुआ है। एक इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर 6 अप्रैल से 5 अप्रैल, 6 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ और 5 अप्रैल 2026 पर खत्म हो रहा है। 25-26 का टैक्स ईयर जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा रेलेवेंट टैक्स ईयर है, इसमें एक इंसान जो भी पैसा कमाएगा उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 3 हेड में डिवाइड करो, नॉन सेविंग इज नॉर्मल, इंटरेस्ट इनकम, सेविंग और डिविडेंड। डिविडेंड के हेड में जा रहा है जो कंपनी से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है। बेटा 3 हेड के अलग अलग टैक्स रेट हैं। आज सिर्फ नॉन सेविंग पर बात हुई है, शुरू हुई है, अभी पूरी नहीं हुई, शुरू हुई है। सही बेटा, पैरेलल अभी थोड़ा नॉन सेविंग पढ़ा, फिर डिविडेंड के रेट लाऊंगा, फिर सेविंग के लाऊंगा, फिर मजीद रूल्स लाऊंगा, ताकि चीजें एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में दिमाग में बैठे। और प्रैक्टिस तो इतनी कराऊंगा कि बेटा आपको चीजें पक्की पक्की दिमाग में बैठ जाएंगी। जब तक दिमाग में चीजें प्योरली नहीं बैठ जाएंगी आगे नहीं बढ़ेंगे। टोटल इनकम, पर्सनल अलाउंस 12,570, नॉन सेविंग में से लेस किया। सर क्या सेविंग या डिविडेंड में भी हो सकता है? हो सकता है, बट टोटल 12,570 ही है। पहले नॉन सेविंग से करते हैं क्योंकि इसका टैक्स रेट सबसे ज्यादा है। ये सारी प्लानिंग आगे आएगी। अभी टैक्स के बैंड पेपर में गिवन होंगे। बेसिक रेट बैंड 37,700 तक है। इनकम इससे ज्यादा है तो शुरू का 37,700 20% पर, फिर अगला हिस्सा 40 और फिर अगला 45% पर। टैक्स ईयर लिख दिया। बेटा 3 बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा, क्लासिफाई किया, टैक्स लगाया। एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बेटा एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो प्रॉपर्टी मार्केट से अर्न करता है। बेटा जो प्रॉपर्टी मार्केट से अर्न करता है, कैसे अर्न करता है? पहले लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, फंड जमा हुआ, पूल, प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट किया, रियल स्टेट में कैपिटल गेन और रेंटल्स कमाए। जो कमाया वो इन्वेस्टर्स को दिया इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। लेकिन हम इसे डिविडेंड की तरह टैक्स नहीं करते, प्रॉपर्टी इनकम की तरह टैक्स करते हैं नॉन सेविंग में। क्योंकि असल में पूल प्रॉपर्टी मार्केट में लग रहा है, आप खुद लगा लेते। खुद इसलिए नहीं लगा रहे थे क्योंकि रिस्क ही हमें आता नहीं है, तो इसलिए इस पूल के थ्रू लगा। जिस टैक्स ईयर में पैसा आएगा उस ईयर में टैक्स होगा। और बेटा एडवांस टैक्स है 20%। डन है भाई। बेटा ग्रॉस अप किया, टैक्स लगाया, वेरी वेरी इजी डिस्कशन। मेरा नहीं ख्याल बेटा कोई भी ऐसी बात है जो आपको समझने में मुश्किल लगे। डन है भाई। बेटा रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, अपनी कन्वीनियंस पर आपने पढ़ना है। हम भी अपनी कन्वीनियंस पर रिकॉर्ड करते हैं, हम भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जब हमारे लिए इजी होता है बेटा, ताकि एक बेहतरीन डिटेल्ड कोर्स प्रिपेयर हो।
और आप लोगों ने भी बेटा उसे अपनी कन्वीनियंस पर पढ़ना है, डन है? लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पढ़ना है, सही। रात में पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम में पढ़ो, जब दिल करे, लेकिन पढ़ो, सही। असाइनमेंट्स करो, प्रैक्टिस करो। सर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम उसकी प्रैक्टिस क्यों नहीं कराते? बेटा कराऊंगा, अभी पहले टेक्स्ट के रूल तो सीख लो, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म भी पूरा सिखाऊंगा, सब प्रैक्टिस होगी। अभी परेशानी, अभी समझो टेक्स्ट की दुनिया में एंटर हुए, डन है? तो इन द नेक्स्ट क्लास बेटा बात को आगे बढ़ाएंगे बेटा, एंड वी विल हैव डिस्कशन अबाउट डिविडेंड इनकम, डन है? चलिए, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज। और अगर कोई भी सवाल हो तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, आप लोग के पास मेरा नंबर ऑलरेडी मौजूद है। चलिए, खुदा हाफिज।